हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आप सभी लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। हम लोगों ने इससे पहले 2 क्लास देखा है उत्तर प्रदेश में। आज हम लोग फिर से नेक्स्ट उसके जो टॉपिक हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश वन संपदा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश वन संपदा, फॉरेस्ट रिजर्व्स। ठीक है, तो जो क्षेत्र हैं, राज्यों के जो क्षेत्र हैं, राष्ट्र के विकास के वन संसाधन की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों का गठन करते हैं। वन जो होते हैं वो तापमान, आर्द्रता और वर्षा पर निर्भर करते हैं और इन्हीं कारकों पर जो इनकी प्रकृति होती है उस पर निर्भर करते हैं। और जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति है, उसको क्या होता है, एक संतुलन देते हैं। कौन? वन। ठीक है, इन्हीं अहम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वनों के संरक्षण और वन संपदा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई। इस राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33.3% भाग पर वनों का विस्तार अनिवार्य किया गया है। मतलब उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो पूरा भारत है वहाँ पर 33.3% भाग पर क्या किया गया है? वनों का विस्तार अनिवार्य किया गया है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र उसमें 60% और मैदानी क्षेत्रों में 25% भी अनिवार्य किया गया है। इसी केंद्र के तर्ज पे उत्तर प्रदेश ने भी वन नीति की घोषणा की और जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि 33.3% भाग को उत्तर प्रदेश में भी वनाच्छादन करना चाहिए। मतलब उत्तर प्रदेश का जो भी क्षेत्रफल है उसका 33.3% भाग पर वन रहने ही चाहिए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने इसके साथ साथ केंद्र के साथ अपना कदम आगे बढ़ाए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसी वन नीति की। तो हम लोग उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की वन नीति को देखेंगे और यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश वन नीति 1998। तो पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए इस पर बल देने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 1998 को राज्य सरकार द्वारा वन नीति लागू की गई है ना। अब हम लोग इस नीति की जो प्रमुख बातें हैं उसको जान लेते हैं। तो प्रदेश के 33.3% भाग पर क्षेत्र को वनाच्छादित करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुत ही बृहद कार्य योजना तैयार करना, व्यापक स्तर पर सभी वर्गों की विशेषकर वनों के निकट ग्रामवासियों की भागीदारी और सहयोग प्राप्त करके वनों के विकास और वृक्षारोपण हेतु जन आंदोलन चलाना। मतलब ये कि जो भी गांव के नज़दीक हैं, जो ग्रामवासी नज़दीक होते हैं, क्या होता है यदि वहाँ पे वनों की कटाई हो रही है तो उस पर आंदोलन कर दें, है ना। यदि कहीं पर पेड़ की ज़रूरत है, जहाँ पर बंजर भूमि है तो वहाँ पर आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जहाँ के क्षेत्र जहाँ पर कोई उपजाऊ मान लीजिए है और वहाँ पर कृषि नहीं की जा रही, वहाँ पर भी हम लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो जो भी वन है उस पर क्या किया जाए, ग्रामवासियों को उसके लिए उत्तेजित किया जाए कि हाँ ये एक योजना चलाई जा रही है जिसके द्वारा ये चीज़ें की जा रही हैं, है ना। दूसरी चीज़ क्या कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है उसको त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाना और अच्छे कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करना। जाहिर सी बात है, पुरस्कृत किया जाएगा तो लोग उसके प्रति बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, नहीं तो नेता कौन कहेगा अरे कौन जाए इसमें भाग लेने, है ना। तो ऐसा जो है तो फीलिंग आती है। तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को भी। यदि आप लोगों के जितना हो सकता है उतना पेड़ लगाएं, है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज को क्यों सम्मिलित किया गया, क्योंकि इसी के तहत हमारे गाँव का जो होता है डेवलपमेंट होता है, यहीं पर जो हमारा जो विकास होता है इसी के तहत होता है। और जो भी योजनाएं लागू होती हैं, जो भी मतलब गांव में जो भी कार्य होते हैं त्रिस्तरीय ये जो पंचायत है इसके अंतर्गत ही किए जाते हैं। तो उसका मतलब ये, यदि इसके अंतर्गत कर दिया जाए कि आप वन को बढ़ावा दीजिए और यदि कोई भी ग्राम पंचायत अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार दिया जाएगा, है ना। तो जाहिर सी बात है लोग इसमें क्या करेंगे, बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। वानिकी कार्य को रोजगार परक मानते हुए इसे राज्य की किसी भी रोजगार परक योजनाओं में विशेष महत्व देने पर बल दिया गया है। मतलब ये भी कि चलिए अच्छा अब पुरस्कार तो दिया जाएगा, तो क्या किया जाए कि वानिकी का जो वन वाले कार्य होते हैं उनको क्या किया जाए, एक रोजगार मान लिया जाए, है ना। तो वो ये कौन लागू करेगा, ये अपना काम है त्रिस्तरीय जो पंचायती राज है वो कार्य करेंगे। चलिए आप इसको एक रोजगार के तहत आप कोई काम कर सकते हैं। वानिकी का मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वानिकी परिषद की स्थापना की गई जो इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी। और जाहिर सी बात है यदि समीक्षा नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर कितने पेड़ पौधे लगाए गए, कहाँ पर कितने पेड़ पौधे काटे गए, कौन से वन में ज़्यादा कटाई हो रही है। तो इन सब चीज़ भी इसको समीक्षा करने के लिए एक
राज्य वानिकी परिषद की स्थापना की गई, किसके देखरेख में? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि राज्य में जो वन संपदा है उसके क्षेत्र में कुछ और भी अन्य प्रयास किए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। मतलब उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को की गई। क्लियर है? राष्ट्रीय कृषि आयोग 1978 की रिपोर्ट ने ग्रामीण समुदाय के साथ साथ वन संसाधनों के प्रबंधन में सामाजिक वानिकी के सामाजिक आर्थिक पर बल दिया। परिणाम स्वरूप सामाजिक वानिकी परियोजना वर्ष 1979 में चलाई गई और विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो विश्व बैंक द्वारा ही सहायता प्राप्त जो है यूपी फॉरेस्ट प्रोजेक्ट 1998 में शुरू किया गया था। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है एक दो बार। इस रणनीति में सेक्टर के प्रबंधन और वनों की भागीदारी के लिए नए नए कार्यक्रम की शुरुआत के तरीकों में काफ़ी बदलाव शामिल किया गया है ना। नए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएं, जैसा कि मैंने हम पहले भी बताया कि नए नए कार्यक्रम शुरू किए जाएं। हाँ ठीक है, वानिकी क्षेत्र में ये विकास किया जाएगा, आप लोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें भाग ले सकते हैं। तो वहाँ पर नए नए कार्यक्रम चलाए जाएं, उसमें क्या होगा कि उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल जाता है ना। कोई नई प्रक्रिया लागू की जाए, जो वन्य जीव हैं उनको उसमें विस्तार किया जाए, है ना, वनों को बढ़ाकर उसमें विस्तार किया जाए। तो ये जो बदलाव है वन्य जीव विभाग को नई प्रक्रिया प्रणाली और कौशल विकसित करने की अनुमति देने के लिए किया गया है, ताकि इस क्षेत्र में आवश्यक जो है निवेश प्रदान किया जाए। बिना निवेश के तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो निवेश करना ही पड़ेगा। यदि आप उसको कोई रोजगार का दर्जा भी दे रहे हैं तो निवेश तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए अब हम देखेंगे राज्य में कितने वन हैं और जो वनाच्छादन है, जो फॉरेस्ट है, उसको कितना कवर किया गया है या कितना कवर है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। उसके वर्तमान स्थिति क्या है? तो वनाच्छादित का मतलब होता है फॉरेस्ट कवर, मतलब कितना वन है उत्तर प्रदेश की जमीन पर। तो वनाच्छादित क्षेत्र, वन संसाधन आदि की जो स्थिति से अवगत कराने के लिए भारत वन राज्य रिपोर्ट ISFR जारी की जाती है ना। क्या जारी की जाती है? ISFR, भारत वन राज्य रिपोर्ट। भारत वन राज्य रिपोर्ट मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट या ISFR भारत के वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक द्विवार्षिक प्रकाशन है, जो कि वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक संगठन है। याद रखिएगा, ये जो ISFR है, इसके भारत की जो वन सर्वेक्षण है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत? वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत भारत के तहत एक संगठन का काम करती है, जो क्या करती है कि देश के जितने भी वन संसाधन है उसका मूल्यांकन करती है और मूल्यांकन करने के बाद उसको संलग्न करती है। उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.88%, मतलब कुल मिला के 16,582 वर्ग किलोमीटर भाग पर वनाच्छादन है। 6.88% भाग पर, याद रखिएगा 6.88। यदि कुल भारत की बात की जाए तो भारत के कुल वन क्षेत्र का ये जो है उत्तर प्रदेश 2.17% ही है। अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से जिले में क्षेत्रफल के हिसाब से जो सर्वाधिक वन है, कम वन है, उसके विषय में। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं। कौन कौन? सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से वो है सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी और फिर मिर्जापुर। और उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? संत रविदास नगर, मऊ और मैनपुरी। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 राज्य, अब प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम जो है वन वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? संत रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया, है ना। एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लखीमपुर खीरी में बहुत ही ज़्यादा सघन जो है वन पाए जाते हैं और जो क्षेत्रफल है उसका बहुत ही ज़्यादा है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में वनों के जो है कितने प्रकार होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, दूसरा क्या है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरा क्या है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती।
ये वन ऐसे वन प्रदेश के तराई के नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में ऊंचे क्षेत्रों एवं मुख्य रूप से अनिश्चित आकार के पर्णपाती वृक्ष पैदा होते हैं। निचले भागों में कई स्थान पर बांस, लता और बेत के साथ साथ हरी भरी रहने वाली झाड़ियां भी होती हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन से? साल, बेर, गूलर, आंवला और सेमल हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में ये वन उत्तर प्रदेश के सभी मैदानी भागों और आमतौर पर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन से? नीम, पीपल, महुआ, बबुल और ये आपका जामुन हो गया और फिर इमली। ये सभी जो हैं वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा है ये वन अधिकांशतः जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन हैं ये कहाँ पर पाए जाएंगे? ये जो है प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा कम होती है। जहां पर वर्षा कम होती है ऐसे वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इन वनों में कटीले और छोटे वृक्षों में जैसे बबूल हो गया, कटीले फलदार पौधे हो गए जैसे, और उसके बाद साहुड के वृक्ष हो गए। इसी क्षेत्र में जो प्रमुख पौधों में जो होता है धामन होता है, खेर होता है, कोक्के होता है, फुलाई होता है, नीम होती है, ये सभी सम्मिलित होते हैं, है ना। इन पेड़ों से जो होता है वो औषधीय द्रव्य जो प्राप्त किया जाता है और यहीं से गोद भी प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण के विषय में। वन्य जीव संरक्षण है ना, इसके विषय में क्या कि वन्य जीव संरक्षण विभिन्न प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए वन्य प्रजातियों और उसके आवासों की रक्षा करने का एक अभ्यास है। मतलब जो प्राणी, जो जीव गायब हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए और जो जीव नहीं रह सकते हैं मानवीय समाज में उनको एक स्थान देने के लिए क्या किया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत वहां पर क्या किया जाता है? अभ्यारण्य को शुरू किया जाता है। तो वैसे में उनके आवासों की रक्षा करने के लिए भी ध्यान दिया जाता है। इसके लिए देश के अलग अलग प्रदेशों में राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। और इन्हीं के विषय में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा जिला है जहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा जिला है जहां पर पक्षी विहार है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा जिला है जहां पर टाइगर रिजर्व है ना। लेकिन अब उससे पहले कुछ ये जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि देश में जो पहला वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना हुई वो उत्तर प्रदेश में ही वर्ष 1958 में की गई। यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण और प्रदेश के वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक निवास स्थल के संरक्षण और विस्तार का कार्य करता है। इस संगठन के दो बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं। पहला यह कि प्रदेश के वन्य जीवों की सुरक्षा और आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से सघन जीव प्रबंध। मतलब ये तो मान लीजिए किसी जीव को छोड़ दिया गया है ना, मान लीजिए आपने एक वन्य जीव एक राष्ट्रीय उद्यान बनाए, वहां पर जो भी आपने जीव विलुप्त हो रहे हैं तो उनके पर्यावरण का जो परिवेश होगा वो ध्यान रखना होगा। यदि उनके परिवेश के हिसाब से पेड़ पौधे हैं ही नहीं तो उसके लिए तो कोई फायदेमंद की बात हुआ नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान में रखना होता है। दूसरी चीज़ ये कि राष्ट्रीय उद्यानों, वन विहारों, पक्षी विहारों का विकास, और उसी राष्ट्रीय मान लीजिए राष्ट्रीय उद्यान लगाया गया और राष्ट्रीय उद्यान में ही क्या कर दिया गया कि जो वन्य विहार हैं मतलब और जो पक्षी विहार हैं उसी में सम्मिलित कर लिया जाए, तो ये भी एक फायदेमंद होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। राज्य में हम जैसा कि हमने अभी बताया कौन कौन से जिले में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार स्थित हैं। तो पहली बात तो ये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान है और 13 जो है पक्षी विहार हैं और 3 जो है टाइगर रिजर्व हैं। एशिया का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग जिम कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं, स्थापित की गई। और कब स्थापित की गई? 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान के उत्तराखंड में भी जो है गढ़वाल नैनीताल में की गई। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। याद रखिए दुधवा नेशनल पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख वन्य जीव विहार हैं उसके विषय में। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये कहाँ पर है? चंदौली में है। और यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है जिसे 1957 में शुरू किया गया था। दूसरी चीज़ ये क्या है? सुहेलवा वन्य जीव विहार श्रीवस्ती में है। कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र में है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार ये कहाँ पर है? बहराइच में। उसी तरह से महावीर स्वामी
वन्यजीव विहार ललितपुर में है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार ये इटावा में, और सुहागी वरवा वन्यजीव विहार ये कहाँ पर है, ये महाराजगंज में है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, और हस्तिनापुर जो वन्यजीव विहार है वो कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद। तो आप यहाँ से 3 जिलों में हैं, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो वन्यजीव विहार है वो हस्तिनापुर है। यहाँ से 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का। उसके बाद सबसे छोटा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, वो है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वन्यजीव विहार कौन सा है, तो वो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थित टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर, दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी और बहराइच में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित पक्षी विहार। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, तो ये प्रदेश का सबसे पुराना, उन्नाव वाला जो है पक्षी विहार सबसे पुराना है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, ये सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार कन्नौज में। पटना जो है सबसे छोटा है, एटा। ठीक है, पटना जो पक्षी विहार है वो एटा में है, सबसे छोटा। उसके बाद बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा, सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, समान पक्षी विहार मैनपुरी, सांडी पक्षी विहार हरदोई, विजय सागर पक्षी विहार महोबा और हमीरपुर में, और ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, और अरंगा कहाँ पर है, गोंडा में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियां कौन कौन सी हैं, उत्तर प्रदेश की जनजातियों के विषय में। तो भारत में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो है 8.6%। कितना है, 8.6% है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो वो है 11,34,273 है, जो कि देश की कुल अनुसूचित जनजातियों का 0.6% है। राज्य के कई जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं, लेकिन सोनभद्र में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। वो कितना है, 3,85,018 जो जनजातियां पाई जाती हैं, उन जनजातियों की संख्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 3 सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाले जिले की बात करें तो पहले स्थान पे सोनभद्र, और दूसरे पे बलिया, और तीसरे पे देवरिया है। उत्तर प्रदेश के 3 सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, पहले पे बागपत, दूसरे पे कन्नौज और तीसरे पे बदायूं। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो सोनभद्र है, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वो कौन है, बागपत। ये परसेंट के हिसाब से था, अब इससे पहले हम लोगों ने जो देखा वो संख्या के आधार पे था। तो यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो थारू है, और सबसे छोटी जनजाति कौन है, बनरावत है। कौन है, बनरावत। उत्तर प्रदेश में 2003 से पहले केवल 2 जनजातियों थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था, लेकिन 2003 में केंद्र सरकार द्वारा 10 और जनजातियों को अनुसूची में शामिल कर लिया गया, और इस प्रकार जो उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 12। तो वर्तमान में कितने अनुसूचित जनजातियां हैं, 12 हैं। ठीक है, चलिए अब उन्हीं को भी हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जनजातियां हो गई और उनका निवास स्थान किस जिले में है वो देखेंगे। तो खरवाट या खैरवार दोनों एक ही हैं, खरवाट कहेंगे या खैरवार वही हैं। ये कहाँ कहाँ पर, किस जिले में, देवरिया, वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिले में। गोंड, धुरिया और ओझा ये गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। बुक्सा बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। थारू जनजाति महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रीवस्ती, बहराइच और लखीमपुर जिले में है ना। यहाँ पर हमने खरवाट खैरवार को महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया इन सभी जिलों में खरवाट और खैरवार पाई जाती है। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक होता है सहरिया, एक होता है परहिया। एक क्या होता है, सहरिया, और एक क्या होता है, परहिया। तो सहरिया जो होती है वो ललितपुर जिले में, और जो परहिया होती है वो सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिले में ही बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पठारी,
चेरो, ये सभी सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ सोनभद्र जिले में पंखा और पनिका जो है इसके साथ साथ मिर्जापुर जिले में, और चेरो जो है सोनभद्र के साथ साथ चंदौली में पाई जाती है। भुइया और भुनिया ये दोनों सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे सोनभद्र नाम सबसे ज़्यादा था और इसलिए सोनभद्र जो है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जनजातियाँ हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थारू के विषय में। थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र के मुख्यतः 5 जिलों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रीवस्ती, बहराइच और लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। थारू जाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। किस वंश से? किरात वंश से, है ना। और इनमें कोई अन्य उपजातियां, बहुत सारे उपजातियों में ये लोग विभाजित हैं, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि थारू जो लोग होते हैं, थारू जनजाति होती है, वो किरात वंश से संबंधित होती हैं। थारू जनजाति के लोग कद में छोटे और चौड़ी मुखाकृति वाले और पीले रंग के होते हैं। इनका भोजन मुख्यतः क्या है? चावल है। इसके अलावा ये दाल, दूध, मांस, मछली का भी सेवन करते हैं। ठीक है, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। इनमें पजहर नामक एक त्यौहार का प्रचलन है। ये दीपावली के त्यौहार को बहुत ही शौक से मनाते हैं। थारू जनजाति में संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक परिवार की प्रथा पाई जाती है। इनमें विधवा विवाह की भी प्रथा है। इस प्रकार विवाह में क्या किया जाता है? भोज दिया जाता है, और जिसको लठभरवा भोज कहते हैं। क्या कहते हैं? लठभरवा भोज। चलिए आगे हम लोग दूसरी चीज देखेंगे, बुक्सा को। बुक्सा जनजाति, बुक्सा कहेंगे या भोक्सा कहेंगे, दोनों एक ही हैं। ये जनजाति कहाँ पर? मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में निवास करती है। ये लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य भोजन मछली और चावल होता है। इनके परिवार अधिकांशतः संयुक्त और विस्तृत होते हैं, और परिवार में पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय प्रथा प्रचलित है ना। इनमें हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है, जैसे ब्राह्मण बुक्सा, क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा, नाई बुक्सा, ये सभी वो अलग अलग क्या हैं, उनमें वर्ण के हिसाब से विभाजित किए गए हैं। इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलित है, और तलाक जो होता है वो बहुत ही सरलता से हो जाता है। ये लोग महादेव, दुर्गा, लक्ष्मी, राम और कृष्ण की पूजा करते हैं। इस जनजाति में काशीपुर की जो चामुंडा देवी हैं वो सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं बुक्सा जनजाति की, है ना। दीपावली, होली, दशहरा, जन्माष्टमी इस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी इनके संस्कार हैं वो सभी हिंदू धर्म के संबंधित है, मतलब ये हिंदू धर्म को ही मानते हैं। आगे देखिए, आगे है गोंड। ये अधिकांश गोंड लोग जो है हिंदू धर्म का पालन करते हैं। ये एक उच्च देवी की पूजा करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? बारादो कहा जाता है, जिन्हें बारादो कहा जाता है। नागपंचमी, दशहरा, पोला, पोला क्या होता है? एक पशु उत्सव होता है ना। ये इनके प्रमुख त्यौहार हैं। कई जो गोंड होते हैं वो रावण की पूजा करते हैं, और जिन्हें वे अपने लोगों के 10वें धर्मगुरु और 4 वंशों से एक पूर्वज मानते हैं। नेक्स्ट जो जनजाति है वो है माहीगीर। माहीगीर जनजाति के लोग बिजनौर जिले के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं, और अर्थव्यवस्था का इनका जो खाने पीने का जो वो होता है वो कहाँ पर क्या होता है? मछली होता है। मछली पकड़ना, मछली खाना, ये उनकी प्रथा होती है, और जो अर्थव्यवस्था इनको डिपेंड करता है ये मछली पकड़ने पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे खरवार की। खरवार कहें या फिर खेरवार कहें, ये जनजाति लोग प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। किस जिले में? बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और सोनभद्र जिले में खरवार पाए जाते हैं। और इनकी जो आजीविका होती है वो क्या होती है? कृषि होती है, पशुपालन होता है, शिकार होता है, ये सभी शामिल हैं। ये लोग जो होते हैं मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। ये लोग गोरैया, है ना, गोरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान, बनसंती, घमसान आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों में भी पूजा करते हैं, जैसे पीपल के वृक्ष की, सोमल के वृक्ष की, नीम के वृक्ष की। जंतुओं में नाग, बिच्छू, इन सभी जीव जंतुओं की भी पूजा होती है ना। ये खरवार जो जनजाति हैं ये लोग मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। और खरवार जनजाति के लोग अपनी बोली में अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जैसे तय, है ना, तय, तोर, मोर, केकर, ओकर, जेकर, ऐसे शब्दों का ये लोग प्रयोग करते हैं। और खरवार जो होता है वो ज्योतिया, आप लोग जानते हो ज्योतिया, जीविका पुत्रिका, और अनंत चतुर्दशी, होली, नवरात्रि, ये सभी जो पर्व होते हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है भुइया। क्या है? भुइया। प्रदेश में ये सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। भुइया नाम कहाँ से आया है? संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि, है ना।
भुइयां समुदाय में महत्वपूर्ण आर्थिक विविधताएं, जिनमें कुछ घाटवाद टिकैत जैसे भुस्वानी है, लेकिन इन कई लोग अन्य स्वतंत्र रूप से या भुगतान किए जाने पर मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार आदि इनकी जीविका में योगदान करते हैं। मतलब जो भुइयां लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, दूसरों का काम करते हैं, या तो फिर खेती किसानी करते हैं और या तो फिर मछली पकड़ना, यही सब इनका काम होता है। ठीक है, चलिए, तो ये रहे तो कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां जिनके विषय में जानना आप लोगों को बहुत जरूरी था। अब हम लोग बात करेंगे कल्याणकारी योजनाएं और उसके संगठन। मतलब कि जो उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं चली हैं, उसके विषय में, है ना। प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए समाज कल्याण विभाग की स्थापना 1955 में की गई थी। 1955 में इससे अलग करके उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग की देखरेख में इन वर्गों के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए 23% सीटें आरक्षित की गई हैं। अस्पृश्यता की भावना को समाप्त करने और उस पर होने वाले अत्याचारों की रक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है ना। अब देखिए, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड, इस निगम की स्थापना 25 जून 1970 को की गई। यह निगम राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्गों के लिए विभिन्न रोजगार योजनाओं को बनाने का कार्य करता है और उन्हें क्रियान्वित भी करता है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम, ये जो निगम है, इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई। यह जो निगम है, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले गरीब और बेरोजगारों अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई स्वरोजगार योजनाएं संचालित कर रहा है। कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना, प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को कौशल वृद्धि हेतु कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, सिलाई, कढ़ाई, फूड प्रोसेसिंग, टंकड़, ये जो है लिपिक प्रशिक्षण योजनाएं निःशुल्क संचालित की जा रही हैं। साथ ही साथ जो परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण और अवध की एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं में 600 रुपये प्रति माह की वृत्तिका भी दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एकीकृत जनजाति विकास परियोजना। इसके अंतर्गत भी कई परियोजनाएं चली हैं। एक जनजाति से दूसरे जनजाति में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति में भिन्नता होने के कारण प्रदेश में विकास के लिए अलग अलग परियोजनाएं जो है संचालित किए गए हैं। बुक्सा विकास परियोजना नजीबाबाद बिजनौर, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना सोनभद्र, एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चंदन चौकी और लखीमपुर, थारू विकास परिषद बिशुनपुर विश्राम बलरामपुर, बिखरी जनजाति विकास परियोजना श्रीवस्ती बहराइच एवं महाराजगंज। ठीक है, इसके बाद अब उत्तर प्रदेश से हम लोग लास्ट टॉपिक को देखेंगे कि कुछ अनुच्छेद में एक कार्यक्रम है। ये हमने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यह सबसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजातियों के विकास के लिए केंद्रीय सहायता को एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के माध्यम से व्यय किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लिए इतना ही बहुत ज़्यादा है। यदि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस क्लास को पूरा अटेंड करेंगे और पूरे क्लास को देखने के बाद एक अपना पर्सनल नोट्स बनाइए। अब देखेंगे कि इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।